हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुशवाहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युतिक परिपथ के अक्रिय एवं सक्रिय अवयव, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ साधारण सी चीज़ों को हम जानते हैं। डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर को इंडक्टिव कॉइल बोलते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। यदि इन चीज़ों को जो एक हम जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसके एक तार से जुड़ के और दोबारा वापस सिंगल फेज या थ्री फेज में जुड़कर वापस न्यूट्रल के द्वारा जो है वो आ रही हैं हमारे पास, तो ऐसी सभी अवयव जो इन दो तारों के बीच में जोड़े जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? वैद्युतिक परिपथ के अवयव। अब यदि हम बात करें तो वैद्युतिक परिपथ के अवयव जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अक्रिय अवयव या पैसिव कंपोनेंट। यहाँ हम समझेंगे अक्रिय अवयव या पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं। तो अक्रिय अवयव की यदि हम बात करें तो परिपथ के ऐसे अवयव जो किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होता, पहला। दूसरा, इनसे किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का प्रावर्धन नहीं होता, ये विद्युत ऊर्जा में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। ऐसे अवयव जो होते हैं ना, जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना विद्युत ऊर्जा में किसी भी प्रकार का बदलाव या अधिक उसको कर सकते हैं, प्रावर्धन कर सकते हैं, ऐसे अवयवों को हम अक्रिय अवयव या पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। प्रतिरोध को छोड़कर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय, जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय करता है, अन्य अवयव विद्युत ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ऐसे अवयव जो हैं हम अक्रिय अवयव कहते हैं। तीन प्रकार के ये होते हैं: प्रतिरोध, धारित्र और प्रेरकत्व। सक्रिय अवयव की हम यदि बात करें तो सक्रिय एक्टिव कंपोनेंट हम किसे कहेंगे? तो किसी वैद्युतिक परिपथ के वह अवयव जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं या परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें सक्रिय अवयव या एक्टिव कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, जनरेटर, प्रत्यावर्तक या दिष्ट धारा जनरेटर, एसी या डीसी कोई भी हो सकता है। इसके अलावा सभी विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट, एमओएस, एफईटी, एफईटी, जेएफईटी एवं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अलावा डायोड्स, जीनर डायोड, फोटो डायोड, शॉटकी डायोड एंड एलईडीज। इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, परंतु ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम बात करें सक्रिय अवयव और अक्रिय अवयव में क्या अंतर हो सकता है, तो सक्रिय अवयव एवं अक्रिय अवयव की बात करें तो सबसे पहला अंतर जो है वो यह है कि यह परिपथ को सक्रिय अवयव जो होते हैं विद्युत ऊर्जा या शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, जो जनरेटर है हमारा वो किस में आएगा? सक्रिय अवयव में। और यदि अक्रिय अवयव की बात करें तो यह परिपथ को विद्युत ऊर्जा, इनमें ना तो विद्युत ऊर्जा का व्यय हो, या तो विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा या ये उसका उपयोग करेंगे। जैसे हमारा प्रतिरोध है, हमने पहले भी देखा, इसमें क्या होता है? हीट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है या व्यय होती है, परंतु अन्य जो हमने देखे हैं कंपोनेंट उनमें ऐसा नहीं है। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बैटरी, जनरेटर एवं अल्टरनेटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर इंटीग्रेटेड सर्किट सक्रिय अवयवों के उदाहरण हैं। यदि अब हम बात करें प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारित्र, ये तीन चीजें जो है ये अक्रिय अवयवों के उदाहरण हैं। वह युक्ति जो धारा या वोल्टता को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, इसे हम सक्रिय अवयव कहते हैं। धारा या वोल्टता इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और वह युक्ति जो धारा या वोल्टता के रूप में विद्युत ऊर्जा का संग्रह करती है, इसे हम अक्रिय अवयव कह सकते हैं। इनके द्वारा शक्ति लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम प्रावर्धन भी कहते हैं, गेन भी कहते हैं। अक्रिय अवयव जो होते हैं इनसे शक्ति लाभ या एम्प्लीफिकेशन जैसा काम नहीं किया जा सकता है। सक्रिय अवयव द्वारा धारा को प्रावर्धन, उत्पादन एवं नियंत्रण किया जा सकता है, इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अक्रिय अवयवों के द्वारा धारा का उपयोग, संग्रह तथा प्रदान कर सकते हैं। सक्रिय अवयवों की हम यदि बात करें तो इनके प्रचालन हेतु बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। इनको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल चीज़ें चाहिए। लेकिन अक्रिय अवयवों की यदि हम बात करें तो इनके प्रचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय अवयव के अभिलक्षण अरेखीय तथा द्विदिशीय होते हैं, जबकि अक्रिय अवयव जो होते हैं रेखीय तथा एक दिशीय होते हैं।
अक्रिय अवयव, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रिय अवयवों की। तो प्रतिरोधक जो है वो हमारा एक अक्रिय अवयव है। परिपथ का वह अवयव जो धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस का डायग्राम बना हुआ है, उसका सिंबल भी दिया गया है। इसका मात्रक ओम है। यह वैद्युतिक परिपथ का अक्रिय अवयव है। प्रतिरोध से विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है गर्मी के रूप में। जब तक किसी वैद्युतिक परिपथ से धारा प्रवाह होता है, ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल I है, जहां V इज इक्वल टू हम IR लिख सकते हैं, जहां R एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध। किसी एकांक लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के धातु के घनाभ के दो विपरीत फलकों को यदि हम लें तो इनके मध्य स्थित जो प्रतिरोध होगा वह उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रत्येक धातु का जो है वो अलग अलग प्रतिरोध होता है। और यदि हम एक धातु, किसी भी धातु का एक क्यूब लें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो इसके दो फलकों जो एक दूसरे के अपोजिट में हैं, इन दो फलकों के बीच में जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा वह उस धातु का, ये एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का है तो कॉपर का, और उसका जो है विशेष प्रतिरोध कहलाएगा। इससे जो है हम किसी भी धातु या चालक को लेकर उसका प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए जो निकल आता है। इसमें रो जो है हमारा वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो धातु का हम तार या चालक लेंगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध। किसी प्रतिरोधक से T समय तक I धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, I² RT, जहाँ पे R जो है वो क्या है, प्रतिरोध है, T जो है समय है, और I² क्या है, उसमें प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा। प्रेरकत्व, यह जो है दूसरा अवयव है। इंडक्टर भी कहते हैं हमें। किसी विद्युतिक परिपथ का वह अवयव जो धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम इंडक्टर या प्रेरकत्व के नाम से जानते हैं। धारा में विरोध किस प्रकार से होगा, इसका अर्थ ये है कि यदि परिपथ में धारा का मान 0 से बढ़ रहा है तो वह बढ़ने से रोकता है या उसे धीरे धीरे बढ़ने देगा, और यदि अधिक मान से घट रहा है 0 की ओर तो वह एकदम से 0 नहीं होने देगा, धीरे धीरे 0 होगी धारा। तो ये क्या करता है, यह परिवर्तन का विरोध करता है, किसमें, धारा के मान में। इसका मात्रक जो है वो हेनरी है। अब इंडक्टर हम बनाते कैसे हैं, तो इंडक्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा के अनुसार परिवर्तित होती है। चालक तार के स्थान पर एक चालक की कुंडली लेने पर कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यह कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका जो यह गुण होता है इसको हम प्रेरकत्व कहते हैं, और यह जो है हमारे विद्युत परिपथ में उपस्थित रहता है। यदि हम बोलें तो V प्रोपोर्शनल होता है di/dt, जहाँ पे I जो है वो धारा है और T जो है समय है। यहाँ से V इज इक्वल टू L di/dt निकल आता है, जहाँ पे L जो है वो जैसे प्रतिरोध था R, वैसे ही L एक कांस्टेंट है जो हमारा प्रेरकत्व कहलाता है। प्रेरकत्व का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो इंडक्टर का उपयोग जो है हम ट्यून्ड सर्किट में अधिकतर करते हैं। सेंसर के रूप में भी प्रेरकत्व का उपयोग करते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में भी प्रेरकत्व का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर जो है वो प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो भी प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्टिव फिल्टर्स जो होते हैं वो भी प्रेरकत्व पर कार्य करते हैं। ट्यूबलाइट, चोक्स इत्यादि भी प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करते हैं। फेराइट बीड्स जो होती हैं ये भी प्रेरकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। और जो हमारे रिलेज होते हैं उनमें भी हम प्रेरकत्व का उपयोग करते हैं। यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, विभिन्न प्रकार की कॉइल दर्शाई गई हैं हमें, जिनमें चालक लपेटकर मैग्नेटिक या मटेरियल के ऊपर जो है इंडक्टर बनाए गए हैं अलग अलग प्रकार के। धारित्र
यदि हम धारित्र की बात करें तो वैद्युत परिपथ का वह अवयव जो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम धारित्र कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यदि किसी दो बिंदुओं के मध्य धारित्र उपस्थित है तो वो उन दो बिंदुओं के मध्य त्वरित वोल्टता परिवर्तन का विरोध करेगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज को एकदम से शून्य नहीं होने देगा या घटने नहीं देगा, एवं वोल्टेज में एकदम से वृद्धि नहीं होने देगा, धीरे धीरे वृद्धि होगी। इसकी यदि हम बात करें तो इसका मात्रक जो है वो फैराड है। कैपेसिटर में मुख्य रूप से दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेट जो होती है एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से संपर्कित नहीं रहती और वायु या अन्य किसी परावैद्युत पदार्थ इनके मध्य में भर दिया जाता है। हमें पता है वायु जो है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक। इसी प्रकार से अन्य परावैद्युत चीज़ें जो होती हैं उनको इन दो प्लेटों के बीच में भर दिया जाता है। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है तब दोनों प्लेटों पर विपरीत चार्ज जमा हो जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। इस प्रकार से वोल्टेज हटा लेने पर दोनों प्लेटों के मध्य वोल्टेज बना रहता है। इस गुण को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, हमने देखा दो प्लेट थी, उनके बीच में हमने एक परावैद्युत माध्यम रखा था। उन दोनों को हमने दो लीडों से जोड़ा, एक को पॉजिटिव वोल्टेज दिया, एक को नेगेटिव वोल्टेज दिया। अब यदि इनका वोल्टेज हटा लिया जाए तब भी इनके बीच में वोल्टेज बना रहता है। इसे जो है यह कैपेसिटेंस या धारित्र का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ कैपेसिटेंस या धारित्र जो है C = एप्सिलॉन A/d होता है, जहाँ पर A प्लेटों का क्षेत्रफल है एवं D दोनों के मध्य की दूरी है। C जो है वो धारिता है और एप्सिलॉन E परावैद्युत पदार्थ की परमेबिलिटी या पारगम्यता होती है। यदि हम बात करें, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य वायु रखी जा रही है तो जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू 8.84 × 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर होगी। यानी यदि हम चाहें तो हम भी एक धारित्र बना सकते हैं और उसका जो है प्लेट एरिया और उसके बीच की डिस्टेंस के अनुसार जो है C जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैपेसिटर जो है बना सकते हैं एवं उसका कैपेसिटेंस भी जो है हम मेजर कर सकते हैं। धारित्र का उपयोग, कैपेसिटर का उपयोग ऊर्जा संग्रह के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फिल्टर परिपथ में वोल्टेज रिपल को कम करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग मोटर प्रचालन में किया जाता है। अधिक आवृत्ति के सिग्नल को हटाने के लिए किया जाता है, जिसे हम लो बाईपास हाई बाईपास फिल्टर के रूप में भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के टैंक सर्किट प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर का। स्नेवर परिपथ में भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग परिपथ में टाइमिंग चयन करने हेतु भी उपयोग किया जाता है। एकल कला प्रेरण मोटर में भी उपयोग किया जाता है। AC एवं DC दोनों प्रकार के उपयोग में प्रयोग किया जाता है। रेडियो एवं दूरसंचार में बहुतायत से कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः इसका उपयोग फिल्टर परिपथ एवं ट्यून परिपथ में भी किया जाता है। इसका उपयोग दीर्घ समय टाइम नियतांक एवं डिजिटल उपकरणों में स्टोरेज कैपेसिटर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग उच्च आवृत्ति माइक्रोवेव सिस्टम में भी किया जाता है। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है समाप्त होता है।